हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की डेली करंट अफेयर की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रोजाना की तरह बेहतरीन करंट अफेयर जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 7 क्वेश्चन होंगे तो उनको सॉल्व करते हैं। फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, वो मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो है हमारा, वर्ल्ड टीबी डे। वर्ल्ड टीबी डे, तो वर्ल्ड टीबी डे आपका कब मनाया जाता है, इसका थीम क्या रहा है इस बार का, और इसको क्यों मनाया जाता है, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। कम्युनिटी पोस्ट पे भी आपको इसकी अपडेट मिली होगी, आपने देखा होगा। तो वर्ल्ड टीबी डे, इसको हिंदी में क्षय रोग दिवस भी बोलते हैं, विश्व क्षय रोग दिवस। क्या बोलते हैं? विश्व क्षय रोग दिवस, ठीक है। तो इसको कब मनाया गया? 24 मार्च को। इसका थीम क्या रहा है इस बार का? इन्वेस्ट टू एंड टीबी। इस बार का इसका थीम रहा है। थीम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके जो एग्जाम है उसमें थीम डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो इसका थीम इस बार का क्या रहा है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइव्स। इन्वेस्ट मतलब आप इन्वेस्ट करें टीबी को खत्म करने के लिए, हमें जागरूकता फैलानी चाहिए लोगों में, जिससे कि लोगों की जिंदगियां बच सकें, ठीक है। तो इसका एक महत्व तो यहाँ से और जुड़ जाता है कि 1882 में रॉबर्ट कोच, जो आपके वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक जीवाणु की खोज की जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि जो टीबी का रोग है उसको ठीक किया जा सकता है। उसकी वजह से उनको उस दिन को याद करने के लिए 1882 में 24 मार्च को, इसी की वजह से हम उस दिन से वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट करने लगे, क्योंकि उससे पहले टीबी का इलाज होता ही नहीं था। इस बीमारी के बारे में लोगों को पता ही नहीं था कि ये बीमारी है क्या, क्योंकि इसमें आपके लंग्स पे इफेक्ट डालते हैं जिसके जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं। तो रॉबर्ट कोच आपके जो वैज्ञानिक थे, 1882 में 24 मार्च को उन्होंने एक जीवाणु की खोज की उसको खत्म करने के लिए। तो तभी से हम वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। और इसमें हर साल आपकी थीम निर्धारित की जाती है, तो थीम इस बार की है। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। और जो रॉबर्ट कोच वाली मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी वो आपको नोट्स में ऐड होगी, तो नोट्स से देख सकते हैं, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लें। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी आपका एक डे से रिलेटेड है, जिसका अनाउंस अभी अभी हुआ, मतलब 24 मार्च को एक डे में कन्वर्ट किया है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन की जो सभा होती है, यूनाइटेड नेशन असेंबली ऑर्गेनाइजेशन है, असेंबली। तो वो क्या है? तो आपका जो है इसमें अंतरराष्ट्रीय सत्य अधिकार दिवस, अंतरराष्ट्रीय सत्य अधिकार दिवस। तो अब ये कब से सेलिब्रेट किया जाएगा? 24 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा। सेलिब्रेट तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब इसको कम करने के लिए हम इस दिन को इस रूप में मनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय सत्य अधिकार दिवस। तो यूनाइटेड नेशन जो असेंबली है, उन्होंने ये बोला है कि जो वर्ल्ड लेवल पे जो चीजें हो रही हैं, पीड़ितों की गर्मा दिवस, मतलब अंतरराष्ट्रीय सत्य अधिकार का ये मतलब हो जाता है जो पीड़ित लोग होते हैं, जैसे कमजोर व्यक्ति है, किसी को सताया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है उसके खिलाफ, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो उन चीजों को कम करने के लिए हम अब 24 मार्च को इस दिन के रूप में मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। यूनाइटेड नेशन असेंबली ने इसको बोला है। और 24 मार्च के दिन ही तक ग्रामेंसियर नाम के ऑस्कर ऑनल्जो रोमेनो को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। ये आपके अफ्रीकन के एक कंट्री के व्यक्ति थे जिनको जर्नलिस्ट थे, और उन्होंने सत्याधिकार मतलब लोगों के जो पीड़ित लोग थे उनके खिलाफ उनके मतलब साथ दिया, जिसकी वजह से सरकार ने, मतलब पुलिस ने उनके ऊपर अत्याचार किए, गलत तरीके से उनको अरेस्ट किया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उनको भी श्रद्धांजलि देने के लिए इसी दिन को माना गया, वरना चाहे तो हम 25 मार्च को मान लेते, लेकिन नहीं, 24 मार्च को वो घटना हुई जिसकी वजह से इस दिन को अब मनाया जाएगा, याद किया जाएगा श्रद्धांजलि के रूप में। अंतरराष्ट्रीय सत्य अधिकार दिवस, एक नया डे आपका ऐड हो गया है यूनाइटेड नेशन असेंबली के द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, अगला क्वेश्चन है कार्बन तटस्थ खेती। कार्बन फार्मिंग के बारे में बात करेंगे हम।
कार्बन तटस्थ खेती। ये क्या है? कार्बन तटस्थ खेती आपका मतलब हो जाता है केरल भारत का प्रथम राज्य हो जाएगा। केरल जो आपका राज्य है भारत का तटीय इलाके का दक्षिण के जो एरिया है वहां पे पड़ता है, पता होगा। तो केरल भारत का वो पहला राज्य होगा जो कार्बन फार्मिंग को मतलब आगे बढ़ाएगा। इसके तहत जो बजट दिया गया है सरकार ने 6 करोड़ रुपए का बजट दिया है, 6 करोड़ का बजट दिया है केरल गवर्नमेंट ने, ठीक है। और इसको शुरू में 14 फार्मों में लागू किया जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में हम इसको 14 फार्म में प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे खेती करेंगे। कार्बन तटस्थ खेती का मतलब ये होता है कि जो ये कार्बन इन्फ्लुएंसी है वो कम हो, ऐसी प्रकार की हम खेती करेंगे। इस वजह से इसको कार्बन तटस्थ खेती बोल दिया जाता है, ठीक है। जो क्लाइमेट को भी प्रभाव नहीं करेगा और इस खेती से जो सब्जियां जो फल निकलेंगे वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होंगे। उसमें जो ये आपका कीटनाशक वगैरह होते हैं उसकी मात्रा बहुत ही कम, मतलब 0 पहुंच जाएगी, तभी इसको बोल दिया जाता है कार्बन तटस्थ खेती। इसके बाद 14 फार्मों में ये शुरू होने के बाद आपका जो 140 विधानसभा है केरल में कितनी विधानसभा 140 हो जाती हैं, सब जगह पे इसको लागू किया जाएगा। टोटल जो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, एलिज इसको बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, विधानसभा 140 विधानसभाओं में इसको फिर लागू कर दिया जाएगा। कार्बन न्यूट्रल खेती बोला जा रहा है, ठीक है। 140 विधानसभाओं में फिर इसको मॉडल के रूप में लागू किया जाएगा जिसको कार्बन न्यूट्रल खेती भी बोल देंगे, ठीक है। कार्बन न्यूट्रल फार्म खेती को फार्मिंग ही बोलेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से जो कार्बन का एमिशन होता है वो कम हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से हमारे क्लाइमेट पे भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। फिर अगला आपका क्वेश्चन आता है विंग्स इंडिया 2022। ये आपका क्या है? तो विंग्स इंडिया 2022 आपका एक वो है आयोजन है, आयोजन होता है। ये आपका विंग्स इंडिया जो रिलेटेड होता है हवाई जहाज यात्राओं से लेके नई नई इनोवेशन टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया जाता है वहां पे कि हम वायुयानों में क्या क्या चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो विंग्स इंडिया 2022 ये आपका इवेंट है। कहां पे हो रहा है? तो आपका हो रहा है हैदराबाद में। हैदराबाद में ये आपका हो रहा है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ये आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की, नागरिक उड्डयन मंत्रालय एंड फिक्की, ये दोनों मिलके इस चीज का आयोजन कर रहे हैं विंग्स इंडिया 2022। कब से कब तक चलेगा? तो आपका 22 से 27 मार्च तक चलेगा। विंग्स इंडिया 2022। इसकी थीम के बारे में पूछ लिया जाए, इंडिया 875 नो हॉरिजन फॉर एविएशन इन, मतलब बोला जा रहा है इंडस्ट्री। जो आपकी ये मंत्रालय हो जाता है विंग्स इंडिया, मतलब वायुयानों से संबंधित जो नए इनोवेशन है उनको बढ़ावा देने के लिए। तो इंडिया 875 जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे ना, इंडिया 875 जिसको बोला जा रहा था आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 साल जो हमारे पूरे होने वाले हैं, ठीक है। तो उसको सेलिब्रेट करते हैं और ज़्यादातर आप योजनाएं देख रहे होंगे उसमें इस चीज़ को इंक्लूड किया जा रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इंडिया जो विंग्स इंडिया का 2022 का ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद में हो रहा है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की। फिक्की आपका एक संस्थान है जो फॉरेन इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आपका आता है कि आपको पद्म भूषण पद्मश्री जो पद्म अवार्ड्स होते हैं वो आपको दिए गए, सबको सेलिब्रेट किया। इसको 3 कैटेगरी में बोला जाता है, एक तो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ठीक है। तो पद्म विभूषण आपका जो पुरस्कार है आपका पद्म भूषण भारत रत्न के बाद जो कैटेगरी आती है उसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 पुरस्कार ऐसे होते हैं जो भारत रत्न के बाद सबसे लिस्ट कैटेगरी में आते हैं, मतलब टॉप की जो अवार्ड बोले जाते हैं इंडिया में, ठीक है।
तो ये 3 प्रकार से दिया जाता है, मतलब 4, 17 और 107, मतलब 4 लोगों को दिया जा सकता है आपका पद्म भूषण, और पद्म विभूषण दिया जा सकता है 17 लोगों को, और पद्मश्री दिया जा सकता है 107 लोगों को। इतना मतलब कैटेगरी होती है, इससे ज्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता। तो ये भी याद रखें, कम्युनिटी पे अपडेट किया गया था इसके बारे में। बाकी मैंने अवार्ड्स को लेकर आपसे बोल रखा है कि उस पर एक सेपरेट वीडियोज अलग से बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा टाइमिंग का प्रॉब्लम है तो करेंगे, वो भी आपके लिए वीडियोस लाई जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं। पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये पद्म भूषण आपके एक प्लेयर हैं, पैरा एथलीट। पैरा एथलीट कौन होते हैं, मतलब जो दिव्यांग होते हैं ना, उनको पैरा एथलीट बोला जाता है। मतलब या तो उनके किसी अंग में, मतलब किसी शारीरिक समस्या के कारण वो प्लेयर नहीं बन सकते थे, लेकिन जो पैरा ओलंपिक्स होते हैं ना, वहाँ पे दिव्यांग लोग उस पार्टिसिपेट करते हैं, आपने देखा होगा। टोक्यो ओलंपिक बाद आपके पैरा ओलंपिक भी टोक्यो में हुए थे, ठीक है। तो देवेंद्र झंझाड़िया, देवेंद्र झंझाड़िया आपके एक पैरा एथलीट हैं। ठीक है, ये आपके पैरा एथलीट हैं, जिनको ये पहले ऐसे इंडिया के पैरा एथलीट हैं, इंडिया फर्स्ट। इसी वजह से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देवेंद्र झंझाड़िया आपके भारत के प्रथम ऐसे पैरा एथलीट हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार। इसी के बाद इसमें वुमेन्स की कैटेगरी में आपकी आती हैं पैरा एथलीट हैं अवनी लाखेरा, बोला जाता है अवनी लेखेरा, ऐसा नाम है करेक्ट, मुझे यही नाम है, अवनी नाम है उनका पूरा। तो उनको भी ये अवार्ड दिया गया है पद्म भूषण, वो भी इस कैटेगरी में आई है। और इन्होंने टोक्यो में और एथेंस में और आपका जो हुए हैं पेरिस, वहां पे मतलब इन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीते हैं। पिछले टोक्यो में, रियो में, पेरिस में, रियो में, एथेंस, रियो और टोक्यो में, तीनों जगह इन्होंने मेडल जीते। तो एथेंस और रियो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और टोक्यो के जो आपकी बार के खेल हुए तो उसमें उन्होंने वहां पे सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो डायरेक्ट आपसे यही पूछ लेगा कि भारत के प्रथम कौन से पैरा एथलीट हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जीडीपी से रिलेटेड है। और वैसे जीडीपी का क्वेश्चन मैं मंथ में चाहता हूँ आप एक ही क्वेश्चन याद करें, कि अगर आपका एग्जाम लगा है 10 से 15 दिनों के बीच में, तो आप ये फैक्ट तुरंत याद करके जाएं। इनको अगर मैं हर हफ्ते एक नया क्वेश्चन आपके लिए ला दूं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसमें आपका आता है 2022 और 23 के लिए इंडिया की जो जीडीपी है, इसको कैलकुलेट किया है, किसने किया है, ऑडिट ने क्या कैलकुलेट किया है, ओईसीडी बोला जाता है इसको। ये आपका है, इनके द्वारा कितना अनुमानित किया गया है। आर्थिक विकास एवं सहयोग संगठन जो बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सॉरी। तो इसमें आपकी इंडिया की जो जीडीपी है उसको 8.1% के अनुमान में बोला गया है कि भारत की इस वित्त वर्ष के लिए 2022 और 23 में भारत की जीडीपी कितनी रहेगी, 8.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया, आर्थिक विकास एवं सहयोग संगठन, जिसको ओईसीडी बोला जाता है। हिंदी में जो बच्चे लिखना चाहे वो ये लिख ले, आर्थिक विकास एवं सहयोग संगठन, ये हो जाएगा। इसको लिखना चाहें, इनके द्वारा अनुमानित किया गया संस्थान है आपका, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चन थे सारे सॉल्व हो गए, ठीक है। तो आपका जो क्लासेस हैं वो आपकी रेगुलर अब हो गई है, ज़्यादातर क्लासेस आपकी हो रही हैं। तो थोड़ा सा सब्र और करें, आपका अप्रैल अब जस्ट आने वाला है, 4 से 5 दिन हम पीछे हैं। तो सारी चीज़ें पर्टिकुलर बैकअप में चल रही हैं हम लोगों के, तो काफ़ी चीज़ें आपके सामने और आने वाली हैं। पर्टिकुलर आपकी कम से कम 6 से 7 क्लासेस डेली आपके लिए अपलोड हो रही हैं, अलग अलग बैचेस में। जो बच्चे सुपर टेट फॉलो करते हैं टीचिंग एग्जाम को, उनके लिए भी क्लासेस हैं। जो बच्चे बोर्ड्स एग्जाम फॉलो करते हैं उनके लिए भी क्लासेस हैं। अभी 9th 10th का आपको स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमने अप्रैल एक्सपेक्ट किया था कि अप्रैल में स्टार्ट हो पाएगा, लेकिन जल्दी हो गया, तो आप जल्दी क्लासेस देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 9th 10th में जो आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस हैं वो भी आपको मिलने लगेंगी, बायोलॉजी आपको मिल ही रही है, फिजिक्स आपको मिल ही रही है, मैथ्स आपको मिल ही रही है, ठीक है। 11th 12th के जो बच्चे हैं बोर्ड्स के, उनके लिए भी बहुत जल्द 1 and a week आप लगभग मानिए कि 1 and a 2 weeks में वो भी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर तरीके से। वो भी टीम बिल्कुल पर्टिकुलर तैयार हो रही है।
1 से 2 टीचर जुड़ चुके हैं, 2 से 3 टीचर जो बाकी हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं आपको क्लासेस रेगुलर बेसिस पे मिले। ये नहीं कि आज अगर आपका लेक्चर अपलोड कर दिया फिर पता चला 15 से 20 दिन हो गए लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा। तो इन समस्याओं से ना फेस करना पड़े, इसी वजह से चीज़ लेट स्टार्ट हो थोड़ा 10 से 15 दिन, कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस आपका पूरा कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो उससे आप निश्चिंत रहें। 90 दिन का जो क्रैश कोर्स है, जो चीज़ें बोलेंगे यहाँ आपको वो आपकी जरूर पूरी होंगी। अभी आपको एक क्लास मिलती है, फिर आपको डेली 2 क्लासेस मिलेंगी। उसमें आपका 2 क्लासेस में हो जाया करेगा, एक 9th 10th की और एक क्लास आपकी हो जाएगी 11th 12th की। तो 2 क्लासेस आपकी डेली हुआ करेंगी। तो हफ्ते में आपकी 40 क्लासेस लगभग हो जाएंगी बोर्ड्स की। सुपर टेट आपका चल ही रहा है, लैंग्वेज के जो सर हैं वो ऐड करने वाले, ज्वाइन करने वाले आपको जल्द से जल्द। बचेगा फिर आपका इंग्लिश और जीएस का पोर्शन। तो इंग्लिश और जीएस का पोर्शन, उसके लिए परेशान ना, उसके लिए भी बेस्ट फैकल्टी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। बायो के लिए आपके सर एक ज्वाइन कर चुके हैं, तो जल्द आपसे वो जुड़ेंगे, सुपर टेट की क्लासेस ज्वाइन करवाएंगे। और एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है वो वही हैंडल करेंगे, चाहे वो आपको सुपर टेट के बैच में हो, टीचिंग एग्जाम में हो, या फिर अदर यूपी पुलिस जो डिफेंस एग्जाम होते हैं उनमें भी हो। बाकी अभी यूपी पुलिस डिफेंस एग्जाम के अभी बैचेस हमने स्टार्ट नहीं किए हैं, उनको भी स्टार्ट करेंगे, रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करेंगे। उसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच हमारा फोकस आएगा वो यूपी पुलिस और लेखपाल का। 2 बैच आपके मेन फोकस पे रहेंगे। इस वक्त जो मेरा प्रायोरिटी लेवल पे बैच मेरा है, मैं उसको सीटेट को लेकर चल रहा हूँ। तो सीटेट की बैच की जिम्मेदारी इस वक्त सबसे ज़्यादा है। बाकी सुपर टेट आपका चल ही रहा है, तो सुपर टेट आपका रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा धीरे धीरे। सीडीपी का सिलेबस मैंने खत्म ही करवा दिया सुपर टेट का, तो उसकी कुछ रिवीजन क्लासेस है, मैं आपको अपलोड करवाऊंगा, अभी नहीं, 10 दिन वेट करिए। अप्रैल में जब हम आ जाएंगे, मिड अप्रैल में, तब आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। तब तक काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं आपसे फिर शाम को नई क्लासेस में। हो सकता है मेरा लेक्चर आपको लैंग्वेज का आज मिले, इंट्रो का, हो सकता है नहीं भी मिले, तो परेशान ना हो। बट कम्युनिटी पे उसको अपडेट तो किया ही जाएगा, शेड्यूल में है क्लास। बट कुछ आवश्यक काम की वजह से हो सकता है शेड्यूल में अगर मेरा रिकॉर्डिंग हो पाई तो मिलेगा, नहीं हो पाई तो हो सकता है ना भी मिले, अगले दिन मिल जाए, तो परेशान ना हो इस चीज़ से। ठीक है, बाकी आपका सीडीपी का इंट्रो हो ही चुका है, ईवीएस का हो ही चुका, मैथ्स का हो ही चुका है, बचा लैंग्वेज का, तो परेशान ना हो। ठीक है, सीडीपी के रेगुलर क्लासेस आपके मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।